हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे 32nd डे मीन्स 32वें दिन हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हम लेकर के चलेंगे पॉलिटी के। और पॉलिटी जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों को पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब जिसको जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसका मतलब उसको उतना ही ज़्यादा इसका नॉलेज होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अपने जो पेन पेपर है, नोटबुक है, उसमें अपना ऑप्शंस नोट करते जाइए कि इस नंबर के क्वेश्चन का मैंने ये ऑप्शन सही सोचा था। और बाद में ये 10 क्वेश्चंस की जो क्विज है, इसमें से फाइंड आउट कीजिए कि 10 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें से 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, या 1/4 भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से स्कोर कैलकुलेट कर लेना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू रिमेन ए फंडामेंटल राइट। भाई, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन 1978 में जनता दल की सरकार आई, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, और फिर उसके बाद आपका जो 1978 आया जनता दल की गवर्नमेंट बनने के बाद, तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट क्या बना दिया गया, लीगल राइट, जो कि आपका ऐड कर दिया गया है 300A में। आर्टिकल है ये, ठीक है, आर्टिकल 300A। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? 44th, जो कि आपका था 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो कुछ जॉइंट सेशन कब होता है, चलो आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि जब भी जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मतलब भाई लोकसभा और राज्यसभा जब साथ बैठती हैं, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है आपका स्पीकर। स्पीकर किसका? लोकसभा का, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आपका 118 वो आर्टिकल है, उसमें इसका मेंशन है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। अब फंडामेंटल राइट्स का जिक्र ऑब्वियसली पार्ट 3 में है, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 12 से 35 जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डेडिकेटेड है, ठीक। अब ये पूछा है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस के जो भी लोग हैं वो अपनी ड्यूटी सही से निभाएं, डिसिप्लिन दिखाएं, और कोई मतलब इस तरह का मन में गरज ना रख के, मतलब जो उनको अपने फंडामेंटल राइट्स से मिलता है उसकी वजह से वो गलत यूज़ ना करें अपनी पावर को। तो उसके लिए एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 33। उसके तहत भाई आर्म्ड फोर्सेस को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड B.R. अम्बेडकर टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने ही ज़्यादा, इस पेपर में तो बहुत ज़्यादा है। सो हार्ट एंड सोल आपका आर्टिकल नंबर 32। ये ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो रेमेडीज़ हैं अपनी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अधिकारों का जो हनन होता है, उसके अगेंस्ट रेमेडीज़ तैयार करी गई हैं कि भाई ये रिट्स हैं, इसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसको अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट। स्टेट को का शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला कौन था? अरिस्टोटल, मैकियावेली, हब्स या प्लेटो? तो इसका आंसर है मैकियावेली। वो आपका स्टेट का शब्द सबसे पहला इस्तेमाल किया था। हु इज द चेयरमैन ऑफ 20th लॉ कमीशन। देखो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। 20th लॉ कमीशन हमारा जा चुका है। तो उस टाइम पे आपका जो आंसर बैठता था, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस D.K. जैन, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। भाई इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है? अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, बिल्कुल वो तो करता है। फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स, ये भी करता है कि कब आपका इलेक्शन होना है, कहाँ होना है।
मेंटेनिंग फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं इस इंस्टीट्यूशन से कि जो फेयरनेस है इलेक्शन की वो मेंटेन रहनी चाहिए। या सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, तो इसका आंसर है मेंटेनिंग फेयरनेस ऑफ, सॉरी नोट ए फंक्शन बताना है, तो सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन कि भाई इलेक्शन, भाई इस पार्टी से ये लड़ेगा, इस पार्टी से ये लड़ेगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है, वो तो पार्टी डिसाइड करती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो काम नहीं है वो ये है। स्टेट इज ए नेसेसरी इवल इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, तो इसका आंसर है आपका इंडिविजुअलिज्म। एक्चुअली स्टेट इज ए नेसेसरी इविल का अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि भाई जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फ़ोन इज ए नेसेसरी इविल, फ़ोन ज़रूरी भी है लेकिन इविल भी है कि भाई हम पूरा दिन उसमें लगते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे ही। तो जो गवर्नमेंट है भाई वो ज़रूरी भी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, इविल भी है, मतलब उसका अपना जो दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी एसोसिएटेड है। तो वो किसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? इंडिविजुअलिज्म, एक इंडिविजुअल के ऊपर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन है CR दास, VV गिरी, लाला लाजपत राय या सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर है पहले अध्यक्ष, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। तो 1920 में कहाँ? बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इफ देयर इज a deadlock between राज्यसभा एंड लोकसभा और an ordinary bill, it will be resolved by। डेडलॉक का क्या मतलब है कि भाई ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी भाग में, लाइक राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मान लीजिए इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, वहाँ तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ क्योंकि सरकार के पास उतने नंबर नहीं थे जो पास करवाने के लिए चाहिए थे। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट क्या करता है? आर्टिकल नंबर 108 के तहत एक जॉइंट सेशन बुलाता है, दोनों का, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। और उस जो एक कंप्लीट असेंबली हो गई उसको कौन चेयरमैन करता है या चेयरपर्सन कौन होगा? उसका होगा, अच्छा डेडलॉक है तो जॉइंट सेशन इसका आंसर है। और उसका आपका जो ऑपरेट करेगा उसको करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तब मैं यही कह रहा था कि मैं यहाँ समझाऊंगा कि भाई डेडलॉक हो गया तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ये पद संभालेंगे, ठीक। और इससे रिलेटेड, डेडलॉक से रिलेटेड कुछ नहीं भाई। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है और लोकसभा एक टेम्परेरी सदन है जिसमें दोस्तों का अपना सभी सांसदों का भाई इलेक्ट होके आना और जाना ऐसे लगा रहता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन 1950, 1949, 1951, 1952। तो इसका आंसर है 1949। अगर आपको याद हो तो आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जब वो पूर्णतया लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। लेकिन जिस दिन ये बन के तैयार हो गया था उस दिन ही कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो लागू हो गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप। भाई जो मुश्किल से एक ऐसी रूल बुक तैयार हुई है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन करने ज़रूरी थे तुरंत के तुरंत, जिनको जितना जल्दी हो सके अप्लाई किया जा सके। तो उनमें से सिटीजनशिप भी एक ज़रूरी था कि आप इस देश के नागरिक हैं, आपके पास सारे वो अधिकार हैं जो एक देश के नागरिक के पास होते हैं। इसीलिए 1949 या 26 नवंबर 1949 को ही कुछ बेसिक जो आपके रूल्स या प्रोविजंस थे वो लागू हो गए थे, जिसमें से सिटीजनशिप भी एक था, ठीक है। सो आज हमारा सेशन यही ख़त्म होता है और आई होप आपका बहुत अच्छा स्कोर बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।